अब बीइंग अ सीए, बीइंग अ एक्सपर्ट, आपसे जानना चाहेंगे संदीप जी कि इनकम टैक्स के नज़रिए से जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रेडिशन जो अब चेंज हुआ है, आप उसको कैसे देखते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट है? जी अस्मिता, इनकम टैक्स के एंगल से अगर हम देखें तो सरकार ने यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस ऐसे करे हैं जिसमें कि अब आप कैश यूज़ करना आपके लिए धीरे धीरे मुश्किल हो गया है और आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा मुश्किल। मैं ज़िक्र करूँगा कि जैसे अगर कोई बिज़नेस कर रहा है और उसको बिज़नेस करने के लिए एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, तो आज की डेट में अगर वो एक्सपेंडिचर करता है और अगर एक दिन में वो 10,000 से ज़्यादा का कैश किसी को देता है तो वो खर्चा उसको अलाउ ही नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि ये लिमिट पहले 20,000 की थी, फिर रिसेंटली इस लिमिट को 10,000 कर दिया गया है। यानी कि अगर आपने खर्चा किया और आपने उसको किसी भी एक पर्सन को जिससे आपने बिल डाला है अपनी बुक्स में, उस पर अगर आप 10,000 से ज़्यादा कैश देंगे आपको खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर मान लीजिए आपने अपनी अकाउंट्स के अंदर पिछले साल में कुछ एक्सपेंडिचर बुक किया और एक्सपेंडिचर का जो पेमेंट आप कर रहे हैं वो आप नेक्स्ट ईयर में कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी से मार्च के अंदर कुछ बिल वगैरह दिए, आपने कुछ खर्चा किया और आपने बोला कि भाई हम 2 महीने बाद इसका पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट आपने जब अगले साल करना है तो वो भी आपको इस लिमिट का ध्यान रखना है कि ये 10,000 की लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये लिमिट क्रॉस होगी तो फिर आपका वो खर्चा जो है डिसअलाउ हो जाएगा। तो ये इस तरीके के बहुत सारे चेंजेस हैं, हम डिस्कस करेंगे जो कि गवर्नमेंट ने कराए हैं और बजट के अंदर इंट्रोड्यूस करे हैं, जिससे कि हमारी जो कैश की इकोनॉमी है वो धीरे धीरे कम हो जाए और सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो हैं ई कॉमर्स के ऊपर आ जाएं। जी जी जी। संदीप जी, डिजिटल ट्रांजैक्शंस तो काफ़ी इंक्रीज हो ही रहे हैं, लेकिन कैश ट्रांजैक्शंस अभी भी मौजूदा समय में कहीं ना कहीं एक ज़रूरत है कुछ ख़ास लोगों की। अगर हम बात करते हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे अब जो अब करंट समय में मौजूदा वक्त में क्या रूल्स हैं, किस तरह का ख्याल एक कंज्यूमर को रखना चाहिए? जी ज़रूर अस्मिता, देखिए अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है, उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि कोई भी अगर अगर रिटेलर या कोई भी विक्रेता अगर कोई सेल करता है तो वो कैश एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, वो 2 लाख से ज़्यादा का कैश एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। अब उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर मान लो आपने कोई ट्रांजैक्शन करी और एक दिन के अंदर किसी से कैश लिया 2 लाख से ज़्यादा का, तो आपके ऊपर 100% की पेनल्टी लगा दी जाएगी। अब इसमें और भी चीज़ें आती हैं, जैसे मान लीजिए कोई बैंक्वेट हॉल कोई बुक करता है। अब बैंक्वेट हॉल किसी ने बुक करा, उसने 1 लाख की केटरिंग बुक करी, 1 लाख का हॉल बुक करा और 2 लाख रुपए का फूडिंग का बुक कर दिया, तो उस केस में उसका बिल हो गया 2 लाख से ज़्यादा का। तो यहाँ पर भी उन्होंने कहा है कि ये नहीं है कि आप एक दिन के अलावा अगर 4 दिन में पे कर दें, 6 दिन में पे कर दें, ऐसा भी नहीं है। उसके अंदर जो टोटल ट्रांजैक्शन आपकी देखी जाएगी वो एक जो आपका बैंक्वेट हॉल वाला है उसके साथ 2 लाख से ज़्यादा की अगर ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते हैं, आपको वो सब ऑनलाइन बैंक के थ्रू करना पड़ेगा जी। एक तो ये चीज़ है। इसके अलावा अगर आप कोई 20 लाख से ज़्यादा का, मैं आपको एक प्रोविज़न और बताता हूँ जिसके अंदर उन्होंने TDS इंट्रोड्यूस करा है। मान लीजिए कोई बिजनेस 20 लाख से ज़्यादा का विड्रॉल करता है अपने किसी भी ज़रूरत के लिए जी। तो उसको TDS पे करना पड़ता है। अगर मान लीजिए उसने लास्ट की रिटर्न्स, इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल नहीं करी हैं, तो उसका 2% TDS गवर्नमेंट काट लेगी और वो जमा कराना पड़ेगा उसको और उसके पैन में आ जाएगा। हालांकि वो उसको यूज़ कर सकता है जब वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा। और अगर 1 करोड़ से ज़्यादा की विड्रॉल अगर वो करेगा तो 5% का TDS उसका कट जाएगा। तो ये गवर्नमेंट ने ये रूल्स लेके आए हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मान लीजिए आप अगर कोई रेगुलर रिटर्न फाइल कर रहा है तो उसको थोड़ा सा उन्होंने रिलीफ दिया है, क्योंकि अगर कोई रिटर्न फाइल कर रहा है तो वो एक अच्छा एक नागरिक है, तो इस वजह से उन्होंने उसकी लिमिट को 1 करोड़ कर दिया है कि 1 करोड़ तक आपको कोई समस्या नहीं है, आपको कोई TDS नहीं कटेगा।
आप उसके ऊपर 1 करोड़ के ऊपर ज़रूर आप विड्रॉल करेंगे तो टीडीएस आपका कटेगा, वो आपके पैन में आ जाएगा और आपको उसको रिटर्न के माध्यम से उसको क्लेम लेना पड़ेगा। जी, तो जी। ये कुछ प्रोविजंस हैं। जी। संदीप जी, कैश ट्रांजैक्शंस की हम बात करें, जैसे हम हाउस वाइफ्स की ही बात करें तो उनको तो कैश रखना बहुत ज़रूरी होता है कुछ घर में, जैसे हाउस मेड है या इस तरह और काम करने वाले लोग हैं, उनको तो कैश में पेमेंट करना पड़ता है, वो एक्सेप्ट करते हैं। या फिर छोटे बिजनेसमैन हो गए, और ख़ासकर एक फील्ड आता है एग्रीकल्चर फील्ड, वहाँ पे जी। भी उनका जो ज़्यादा जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको कैश में ही करनी पड़ती हैं। जी। तो एक तो घर पे आप कितना कैश रख सकते हैं, उसका लिमिट क्या है, और जो एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े लोग हैं उनको किन बातों का अब ख्याल रखना है? जी, देखिए अस्मिता, आपने बड़ी बहुत अच्छी बात बोली कि हाउस वाइफ्स को कैश की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो हाउस मेड को देना है या सब्ज़ी वाले को, किराने वाले को, जो भी पेमेंट करनी है, जो पैसे देने हैं, वो सब कैश में ही जाते हैं। कोई ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह वहाँ पे नहीं होती है। चलिए मान लेते हैं कि दुकानदार आज की डेट में पेटीएम वगैरह कर लेते हैं, लेकिन कम से कम मेड के पास वो फैसिलिटी नहीं होती है। तो अब सवाल ये आता है कि कितना कैश एक हाउसवाइफ रख सकती है या घर में कितना कैश रखा जा सकता है। देखिए घर के अंदर जो है नॉर्मल एक पिन मनी इसको कहा जाता है, वो एक अमाउंट एक हाउसवाइफ रख सकती हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। और इतना अमाउंट होना चाहिए कि जो आप रीज़नेबली जस्टिफाई कर सकें। ऐसा नहीं है कि आपने घर में 5 लाख रुपए का कैश, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ, 5 लाख रुपए का कैश है तो आप ये कह दें कि भाई ये तो हमारा नॉर्मल कैश है, हम तो इतना ही रखते हैं। तो क्योंकि हाउसमेड को हमें पता है कि कितने पैसे देने होते हैं, नॉर्मली क्या चलता है, तो इसकी कोई एक्चुअली कोई लिमिट प्रिस्क्राइब कहीं पर भी नहीं है। लेकिन एक रीज़नेबल अमाउंट जो आप जस्टिफाई, जो आपकी जो टोटल इनकम है, घर की जो एक इनकम है, उसके हिसाब से कितना कैश आपके पास होना चाहिए, उसको जस्टिफाई करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि जी नहीं आप 10,000 ही रख सकते हैं, ऐसी कोई लिमिट गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स के द्वारा कोई भी लिमिट कहीं पर नहीं दी गई है। अच्छा, अब आपने अस्मिता पूछा कि एग्रीकल्चरल जो लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, किसान भाई जो हैं हमारे, क्या उनको कितना कैश में डीलिंग में क्या उनको एहतियात रखना चाहिए, किस तरीके से अपना कितना कैश रखना चाहिए। तो यहाँ पर सरकार ने बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन रखा हुआ है, क्योंकि वो जानते हैं कि आज की डेट में, हालांकि आप देखें कि बैंक अकाउंट्स तो काफ़ी सारे खुल गए हैं, लेकिन तब भी जो किसान लोग हैं वो इतना बैंक को इतना यूज़ नहीं कर पाते हैं। एक तो बैंक्स वहाँ पे ज़्यादा हैं भी नहीं। जो आप देखेंगे जो बैंक्स हैं वो नॉर्मली जो बड़ी सिटीज़ हैं उनमें ही कॉन्सेंट्रेटेड हैं, बाहर की जगह में बैंक्स ज़्यादा नहीं हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने हर जो इनकम टैक्स के जितने भी प्रावधान हैं उन सब में एग्रीकल्चरिस्ट को उन्होंने रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप कोई लोन की हम बात कर रहे थे, अभी शरद जी ने बोला कि जी आप जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज सेल के अंदर आप कैश की नहीं कर सकते ट्रांजैक्शन। तो उसमें क्या है, वो उससे जुड़ा एक और प्रोविज़न है इनकम टैक्स में कि जो आप अगर किसी से लोन लेते हैं तो आप 20,000 से ज़्यादा का कोई लोन कैश में नहीं ले सकते हैं। ऑनलाइन आप जितना मर्जी लोन ले लें, वो कोई दिक्कत नहीं है बैंकिंग चैनल के थ्रू। इसी तरीके से अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी परचेज करते टाइम शुरू में आप देखिए कि एक बयाना जिसको कहा जाता है, बयाना लेते हैं, है ना, उसे टोकन मनी भी कहा जाता है अंग्रेज़ी में। तो वो अमाउंट आप 20,000 से ज़्यादा कैश में नहीं ले सकते हैं। तो लेकिन अब यहाँ पर अगर हम एग्रीकल्चरल्स की बात करें, जो लोन और डिपॉजिट की बात होती है, वहाँ पे एग्रीकल्चरल्स को, किसान भाइयों के लिए कोई इसमें कोई आपत्ति नहीं है गवर्नमेंट को। वो अगर जितना भी कैश लेना चाहें वो ले सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं अगर वो कैश में लोन लेते हैं 20,000 से ज़्यादा तो उनके ऊपर 100% की पेनल्टी है। आप जितना कैश का लोन लेंगे, आपने 50,000 रुपये का कैश का लोन लिया, आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी 100%, आपके पास बचेगा कुछ भी नहीं, ख़त्म। तो ये है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रोविज़न है कि अगर आपके पास कुछ लोन या डिपॉजिट आपने ले रखा है पहले से, अब आपको वापस करना है, तो वो प्रोविज़न सेम यहाँ पे भी लगता है। आप 20,000 से ज़्यादा आप कैश में नहीं दे सकते हैं। आपने किसी से 20,000 से ज़्यादा का अगर लोन या डिपॉजिट लिया हुआ है तो आपको वो ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू ही देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक मिसाल के तौर पे एक बताता हूँ चीज़, कि जैसे 18,000 का किसी ने
कोई लोन लिया किसी से, ठीक है, अब 3 साल के बाद उनको वापस करना था वो, और वो ब्याज के साथ वापस करना था, तो ब्याज लगा के वो हो गया 22,000 रुपये। आपने तब मान लीजिए कैश में ले लिया, लेकिन अब आप उसको कैश में वापस नहीं कर सकते, आपको ऑनलाइन ही वापस करना पड़ेगा, क्योंकि ये 20,000 से ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा हो गया है जी। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी आपका, और संदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।